जमानगर गांव में सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। सुशीला ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया था ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसलिए नीरज शहर में रहकर पूरे 5 साल पढ़ाई करके वापस आता है। आज सुशीला बहुत खुश थी कि उसका बेटा शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके। तभी थोड़ी देर बाद ही नीरज घर पर आ जाता है और सुशीला अपने बेटे से कहती है, आ गया मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके। अब तो तू एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगा है। तुझे पता है बेटा, सारे गांव में तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। सभी अब मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे हैं और यह सब तेरी वजह से हो रहा है मेरे बेटे। लेकिन बेटा, बस अब एक चीज की कमी रह गई है। अब तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी करवानी बाकी है। नहीं माँ, अब उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों बेटा, क्या कहना चाहता है तू? माँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरी जॉब लगी है वहीं पर एक लड़की काम करती है जिसका नाम नीति है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। चल तो उससे बात कर, फिर मैं उसके घर जाकर उसके माँ बाप से शादी की बात करना चाहती हूँ। नहीं माँ, लेकिन अभी हम शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करना चाहते मतलब? माँ, हम दोनों अभी लिव इन में रहना चाहते हैं। अरे अब यह क्या चोंचला आ गया है, लिव इन? माँ, हम दोनों अभी साथ में रहेंगे और देखेंगे कि क्या वह हमारे लायक है, क्या मैं उससे शादी करके खुश रहूंगा। अरे वो तो तू शादी करके भी देख सकता है ना। नहीं माँ, अगर बाद में मुझे उसके बारे में पता चलेगा कि वह कैसी है, उसका बर्ताव कैसा है, तो शादी होने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तू कह रहा है कि वह बिना बहू बने अपने ससुराल में रहेगी? हाँ माँ। अरे शहर में रहकर तेरे दिमाग में कचरा भर गया है क्या? क्या नाप शनाप बक रहा है? शादी से पहले भला कौन साथ में रहता है? तू तो मेरी गांव में थू करवा देगा। नीरज अपनी माँ को मना लेता है। उसके बाद नीरज नीतू को अपने घर लेकर आ जाता है और दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन, बेटी नीतू, जरा यह कपड़े धुल देना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी जी, भले मैं कपड़े क्यों धुलूं? अभी मैं आपकी बहू नहीं बनी हूँ। बेटा नीरज, यह नीति क्या बोल रही है? नीरज, माँ जी को बताओ अभी हमने शादी नहीं की है, इसलिए मैं अभी यहाँ कोई काम नहीं करूँगी। अगर मैं बहू होती तो कर भी देती। और हाँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। क्या है ना, अगर यह मेरी बहू होती तो सोचती भी, पर अगर मेहमान ज्यादा दिन तक घर में रुका रहे तो वह मेहमान नहीं होता। नीरज, मुझे भूख लगी है, अपनी माँ से कहो मेरे लिए खाना बनाए। दोनों के बीच बेचारा नीरज फंस जाता है। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, खाना मैं बना देता हूँ। अब माहौल शांत होता है। अगले दिन जब नीति को चाय नहीं मिलती तो वह फिर से अपनी सास से लड़ना शुरू कर देती है। तभी नीरज दोनों से कहता है, अरे अरे, तुम दोनों की प्रॉब्लम मैं समझ गया माँ, इससे शादी कर लूंगा। इसके बाद तो यह आपकी बहू बन जाएगी ना, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी और नीति, तुम्हारी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी ना, हम शादी कर लेंगे तो। अगले दिन दोनों जाकर शादी कर लेते हैं और बहू घर में जीन्स टॉप पहनकर आती है। बहू, तुम्हें इस घर में अब से यह सब नहीं पहनना है। अब से सिर्फ साड़ी और सूट ही पहना करोगे। मम्मी जी, आप मेरी चॉइस को नहीं बदल सकती। मेरा जो मन करेगा वही पहनूंगी। अब दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इन सास बहू की लड़ाइयाँ कभी भी खत्म नहीं हो सकती। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक, आप ये सब मत कीजिए। अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना,
ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। गंगापुर नगर में सिम्मी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, मगर सिम्मी को कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। सिम्मी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ ने कहा, अरे सिम्मी तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम है, ये सब काम कौन निपटाएगा। तो सिम्मी पापा के पास जाती है, पापा को कहानी सुनाने के लिए कहती है। अरे सिम्मी बेटा, मैं तो ऑफिस की फाइल्स देख रहा हूँ। सिम्मी दोनों की बातें सुन के बहुत परेशान होती है और उदास भी होती है। अरे मैं किसके पास जाके कहानी सुनूंगी, मम्मी पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। तो सिम्मी दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास पहुंचती है, भाई को भी बोलती है कहानी सुनाने के लिए। तो भाई कहता है, सिम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, तुम भी जाके पढ़ो, कहानी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सिम्मी के मुंह पे फिर से उदासी छा जाती है, मगर सिम्मी हार नहीं मानी, पड़ोस में जाके पहुंच जाती है। पड़ोसी की आंटी को कहती है कहानी सुनाने के लिए। तो पड़ोस की आंटी कहती है, अरे मुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, अभी नहीं। सबकी ना सुनते सुनते सिम्मी थक के घर आ जाती है और तय करती है, अरे इन सब के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं कल जाके टीचर से पूछूंगी। ऐसे सोच के खाना खा के सो जाती है और सुबह स्कूल पहुंचती है तो टीचर से कहती है कहानी सुनाने के लिए। तब टीचर ने कहा, नहीं अभी नहीं,
पहले हम हिस्ट्री की लेसन खत्म करते हैं, बाद में टाइम मिला तो देखा जाएगा। तो सिम्मी फिर उदास चेहरे से आके अपने बेंच पे बैठ जाती है। सिम्मी जिस किसी को भी कहानियाँ सुनाने की मांग कर रही थी, उनके पास कहानियाँ सुनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं था। एक दिन आशा दीदी सिम्मी के स्कूल आती है। आशा दीदी टीचर भी नहीं थी और वो पढ़ती भी नहीं थी। वे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बड़ी थी, मगर टीचर से छोटी थी। आशा दीदी दिखने में बहुत सुंदर थी। दुबली पतली सी है तो भी उसकी चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। आशा दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चे और टीचर की दोस्त बन गई। तो सिम्मी की मन में एक ख्याल आता है, अरे मैं आशा दीदी को कह के कहानी सुन सकती हूँ। मगर सिम्मी के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कैसे पूछे। तो वो एक दिन धीरे से आशा दीदी के पास जाती है। आशा दीदी, क्या आपके पास थोड़ा समय मेरे लिए है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? तो आशा दीदी सिम्मी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिम्मी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। सिम्मी को इससे पहले ऐसे कोई प्यार से बात नहीं किया कहानियों के बारे में। तो सिम्मी सोचते हुए पूछती है, दीदी क्या आपको भालू की कहानी आती है? तो आशा दीदी स्कूल के आंगन में स्कूल के बाद कहानी सुनाने की वादा करती है। तो सिम्मी और उसके दोस्त स्कूल के आंगन में स्कूल की लास्ट घंटी बजने के बाद जा पहुंचते हैं और आशा दीदी अपनी कहानी शुरू करती है। आशा दीदी जंगल में घूमते घूमते खो गया हुआ एक भालू की कहानी शुरू करती है। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना मजबूत था कि सिम्मी को आशा दीदी की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और सिम्मी तो अपनी ख्यालों में जंगल में भालू के साथ खुद खो गई थी। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना आकर्षक था कि आसपास खेलने वाले सिम्मी के सारे दोस्त भी आशा दीदी के फैन बन गए और वो भी कहानी सुनने के लिए आ पहुँचे। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला हर दिन चलता रहा।